हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुशील मिश्रा बिजनेस क्लासेस। आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी का, वो चैप्टर नंबर 4 है। बिल्कुल हाँ जी, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी सिंस 1991 या फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। बिल्कुल हाँ, इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा है 1950 से 1990 तक, पब्लिक सेक्टर का बिल्कुल अस्तित्व रहा है, पब्लिक सेक्टर का राज रहा है, पब्लिक सेक्टर ने ही सब कुछ करा है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म, ऐसे क्या कारण थे कि जो इकोनॉमिक को दोबारा रिफॉर्म्स किया गया। बिल्कुल हाँ जी, ऐसा क्या हुआ कि हमने न्यू इकोनॉमी पॉलिसी अडॉप्ट करी, क्या कारण थे इकोनॉमी पॉलिसी पे अडॉप्ट करने का। पहले से ही जब इकोनॉमी ठीक ठाक चल रही थी, मतलब पब्लिक सेक्टर बिल्कुल अस्तित्व में था, पब्लिक का मेनली रोल था पब्लिक सेक्टर का, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म क्यों किया गया। बिल्कुल हाँ जी, ये उस समय की बात है जब उस समय में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार में, और अध्यक्षता थी और साथ में फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। बिल्कुल हाँ जी, जो न्यू इकोनॉमी पॉलिसी लेकर आए थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ही थे, फाइनेंस मिनिस्टर उस समय के थे। ऐसा क्या हुआ था कि उन्हें न्यू इकोनॉमी पॉलिसी लानी पड़ी। हुआ क्या था समझाते हैं आपको। हुआ ये था कि उस समय में अचानक से हमारे पास बहुत ज्यादा महंगाई आ गई थी। कहते हैं कि उस समय में जिन्होंने एक स्कूटर चलता था चेतक, जो चेतक स्कूटर खरीदा था वो समय में वापस कर रहे थे। एक्चुअली हुआ ये था कि जो स्कूटर तो सस्ता था लेकिन उसको ऑपरेट करने की एक्टिविटीज महंगी हो गई थी। जी, ऑपरेट करने की एक्टिविटीज का मतलब पेट्रोल। बिल्कुल हाँ जी, पेट्रोलियम पूरा का पूरा महंगा हो गया था, जिसके कारण इकोनॉमिक क्राइसिस होने के कगार पर खड़ा था, या हम यूं कहें इकोनॉमिक क्राइसिस हो चुका था। तब हमें होश में आया कि यार ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, ये तो देश की इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। तब हमने न्यू इकोनॉमी पॉलिसी को अडॉप्ट करा। बिल्कुल हाँ जी, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी जो लेकर आए थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। बिल्कुल हाँ जी, 1991 में। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में क्या कारण था या कॉजेज रीजन क्या थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के। जो सबसे पहला रिफॉर्म का था कारण वो है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। बिल्कुल हाँ जी, पब्लिक सेक्टर का पुअर परफॉर्मेंस, जैसे कि मुझे पता था या आपको भी पता ही है कि हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़कर आए कि पब्लिक सेक्टर पूरी तरह से अपने आप को ही आगे बढ़ाकर लेकर आ गई थी। कारण ये था कि भैया पब्लिक सेक्टर जब 1947 में आजाद हुआ तो फर्स्ट रिफॉर्म रखा गया 1948 में, तो भी उसने क्या करा, आरबीआई से पैसा उधार ले लिया या किसी कॉमर्शियल बैंक से पैसा लेकर उधार लेकर अपनी इंडस्ट्री में लगाना शुरू कर दिया। फिर भी उसने सोचा कि ऐसा होगा कि इंडस्ट्री डेवलप होगी, लेकिन किसी ना किसी कारण से वो चीज काम नहीं आया। पता ही है कि उस समय में पैसा कम था लोगों के पास में, इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज भी कम थी, और जो प्रोडक्ट वो बनाती थी उतना वो अफोर्डेबल नहीं कर पा रहे थे। दूसरा कारण ये हुआ कि उस पैसे के बाद में हमने दोबारा अपने आप को ठीक करने की कोशिश करी। बिल्कुल हाँ जी, 1956 आईपीआर लेकर आ गए। अब भी हमें पैसे की जरूरत थी, तो अब हमने और पैसा पब्लिक सेक्टर से मांग लिया, मतलब और भी लोगों से पैसा मांग लिया। जब ज्यादा, पहले का कर्जा, दूसरा कर्जा एक और ले लिया हमने उस कर्जे को उतारने के लिए, दो कर्जे हो गए। अब ये जो दूसरा लोन लिया हमने 1956 में कि दोबारा हम इंडस्ट्री को ठीक ठाक करेंगे, दोबारा हम डिसइन्वेस्टमेंट लगाएंगे। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब कि एक ही इन्वेस्टमेंट में एक और इन्वेस्टमेंट जिसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का हाथ होना। बिल्कुल हाँ जी, प्राइवेट कंपनी को दे तो दिया गया मालिकाना हक, लेकिन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में रहते हुए, जिसके कारण भी हमें बहुत ज्यादा परेशानियां होने लगी। अब क्या परेशानियां होने लगी भैया, 1956 में आईपीआर लेकर आए, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, हद से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लग गए। क्या कि आपको कुछ भी बनाना है एक्स्ट्रा तो आपको दोबारा लाइसेंस लेना पड़ेगा। बिल्कुल हाँ जी, एक फिक्स कोटा कर दिया गया, परमिट भी फिक्स कर दी गई, ये सारे तामझाम कर दिए गए, जिसके कारण जो बर्डन था वो और ज्यादा बढ़ने लगा, बर्डन इन्फ्लेशन बढ़ने लगा, जिसके कारण इकोनॉमी जो थी वो पूरी तरह से क्राइसिस हो गई। 1980 में हमने दोबारा 7 बिलियंस का लोन लिया आईएमएफ से या वर्ल्ड बैंक से। बिल्कुल हाँ जी, 7 बिलियन का उस समय का लोन लिया गया, और उस समय भी हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस होने के कगार पर थी।
अब उस इकोनॉमी को ठीक करने के लिए किसी ना किसी को तो आना जरूरी था। उस समय में एक व्यक्ति हंसता हुआ खेलता हुआ बीच में आया। उसने कहा, साहब मैं आपकी इकोनॉमी को बचाऊंगा क्राइसिस होने से। तो उनका नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हाथ ऊपर करा और कहा कि मैं हूं जो आपकी इकोनॉमी को बचा सकता हूं। उन्होंने कहा, कैसे? पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी तो उन्होंने पूछा कैसे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम रखेंगे न्यू पॉलिसी रिफॉर्म्स या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। कह रहे इसमें होगा क्या? कह रहे इसमें होना क्या है सरकार, इसमें हम अपने दरवाजे खोल देंगे अतिथियों के लिए, दूसरे देशों के लिए, कि दूसरे देश हमारे यहाँ पर आए और आसानी से इन्वेस्टमेंट करें, आसानी से बिजनेस स्थापित करें, आसानी से एंटरप्रेन्योर बनाएं, ताकि हम भी आसानी से डेवलप एंड ग्रोथ हो सके हमारा भी। इस चीज को अपनाते हुए उनको रियलाइज हुआ कि हाँ ये बात सही है। तो इसमें क्या होगा? इसमें सरकार ये होगा, जो पब्लिक सेक्टर है ना उसको थोड़ा कम कर दो, प्राइवेट को थोड़ा बढ़ा दो। ये चीज रखी गई इकोनॉमिक पॉलिसी में, इकोनॉमिक पॉलिसी में। अब रीजन क्या था? चलो रीजन समझते हैं। पहला, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। बिल्कुल है जी, पब्लिक सेक्टर का परफॉर्मेंस जो था वो बहुत ज्यादा खराब था। जैसे कि मैंने बताया कि वो सोच के बैठी थी कि हम बहुत ज्यादा करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हुआ। दूसरा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बिल्कुल हाँ जी, पब्लिक सेक्टर के ऊपर या गवर्नमेंट के ऊपर इतना ज्यादा बैलेंस आ गया था, एक कर्जे को माफ करने के लिए दूसरा कर्जा ले लिया, दूसरे कर्जे को चुकाने के लिए उसने तीसरा कर्जा ले लिया। इसके कारण बीओपी क्रिएट हो गया, बहुत ज्यादा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्रिएट होगा, और जिसके कारण इकोनॉमिक क्राइसिस के कगार पर खड़ी हो गई। बिल्कुल हाँ जी। इसके साथ में इन्फ्लेशनरी हो गया तीसरा कारण। महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि मैंने बताया जो उस समय में चेतक स्कूटर खरीदते थे उन्होंने वो चेतक स्कूटर भी बेचना शुरू कर दिया था। कारण यही था कि पेट्रोलियम बहुत ज्यादा महंगा हो गया था, जो उस समय में अबाउट ऑफ 90 या 100 के आसपास पहुंच रहा था। लोगों ने उसी समय हाथ खड़ा कर लिया, भैया हम चेतक वेतक नहीं चलाएंगे, हम दोबारा वही साइकिल पर आ जाएंगे, साइकिल चलाएंगे। उस समय की बात है भाई, ठीक है। इसके साथ में सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन हो गया था डेब्ट का। बिल्कुल हाँ जी, जैसे मैंने बताया 1980 में ही उन्होंने 7 बिलियन का डेब्ट ले लिया था, उधार ले लिया था, जिसके कारण भी इकोनॉमिक क्राइसिस होने लगी। कहते हैं ना कि मुंह में भरा हो एक और भरने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? भैया दिक्कत तो होगी ही होगी, अभी नहीं तो कुछ देर बाद होगी, लेकिन होगी जरूर। वही काम था इनका भी। अब जब हम न्यू इकोनॉमी पॉलिसी लेकर आए तो न्यू इकोनॉमी पॉलिसी के कुछ क्राइटेरिया हैं, कुछ मेजरमेंट है। चलिए देखते हैं। न्यू इकोनॉमी पॉलिसी बोलता है कि हम अब अपनी इकोनॉमी पॉलिसी को रिफॉर्म करेंगे, सुधार करेंगे इकोनॉमी पॉलिसी को, ताकि यहाँ पर कॉम्पिटिटिवनेस और ग्रोथनेस एंड डेवलपमेंट ज्यादा हो सके। बिल्कुल हाँ जी। चलिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, इसमें दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो पॉइंट है स्टेबलाइजेशन मेजर। स्टेबलाइजेशन मेजर में बोला गया कि इसमें हम ये चीज देखेंगे कि हमारा इन्फ्लेशन कितना है। बिल्कुल हाँ जी, इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग हम ये चीज को ठीक करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इन्फ्लेशनरी पर ज्यादा ध्यान दिया गया कि ज्यादा महंगाई ना हो, ज्यादा बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा ना रहे, इसको सिस्टमैटिक मैनेजमेंट किया जाएगा। दूसरा, स्ट्रक्चर रिफॉर्म। स्ट्रक्चर रिफॉर्म में यह देखा गया कि अब हमें नई नई अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, अब हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट दिया जाएगा, अब इकोनॉमिक क्राइसिस होने से बचाया जाएगा। इसमें ये चीज ध्यान दी गई। दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, पहला स्टेबलाइजेशन और दूसरा स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स। अब चलते हैं थोड़ा आगे। न्यू इकोनॉमी पॉलिसी जो है वो 3 पॉइंट लेकर आई। पहला पॉइंट था लिबरलाइजेशन, दूसरा जो है प्राइवेटाइजेशन, और तीसरा जो है ग्लोबलाइजेशन। अब ये 3 जो पॉइंट आए हैं ये किसी के बदले तो आए होंगे, ऐसा तो नहीं है कि अपनी मर्जी से आ गए। जी नहीं, अपनी मर्जी से नहीं, ये किसके बदले आए हैं समझ लीजिए। जो लिबरलाइजेशन है वो एल, फिर लाइसेंस के बदले आया। गवर्नमेंट ने पहले ही स्थापित कर दिया था, पहले ही बता दिया था कि अगर आपको कोई इंडस्ट्री खोलनी है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, आपको अगर उस इंडस्ट्री में एक भी यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करना है, अपनी इंडस्ट्री को अगर एक ब्रांच से दूसरा ब्रांच बनाना है, तो हर सेक्टर में आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। लेकिन न्यू इकोनॉमी पॉलिसी आते ही उसने इस लाइसेंस को, प्रक्रिया को
एक्टिविटीज को, प्रोसेस को खत्म करते हुए लिबरलाइजेशन कर दिया, जिसका मतलब ही था लाइसेंस फ्री इंडस्ट्री। बिल्कुल हाँ जी, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा आपकी इंडस्ट्री पर। आप आसानी से अपनी इंडस्ट्री को चला सकते हैं। आप गवर्नमेंट से बार बार लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा। साथ ही इसने ये भी बोला कि आप अपनी मर्जी से अपने प्रोडक्ट को जितना मर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, सिर्फ एक बार आपको नॉर्मली लाइसेंस या टिन नंबर या जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। मतलब लाइसेंस फ्री इंडस्ट्री कर दी गई। बिल्कुल हाँ जी, कुछ इंडस्ट्री को छोड़कर। कुछ इंडस्ट्रियां, बिल्कुल हाँ जी, मैं ये नहीं कहूंगा कि सारी इंडस्ट्रियां, नहीं नहीं, कुछ इंडस्ट्रियां ऐसी थी जिसको छोड़कर आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल हाँ जी। फिर आया प्रिवेटाइजेशन। प्रिवेटाइजेशन जो आया वो कोटा से आया। बिल्कुल हाँ जी, कोटा, जिसमें बताया गया कि पहले रिस्ट्रिक्टेड था कि कुछ ही लोग उस प्रोडक्ट का व्यापार करेंगे, उसके सिवा और कोई नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट आप हैं, आप एक शूज कंपनी के मालिक हैं, तो उस एरिया में सिर्फ आप ही बेचेंगे, उस कॉलोनी में, उस गांव में, उस शहर में आप ही बेचेंगे। पहला ये था, आपके बदले और कोई नहीं बेच सकेगा, ये उसने बना रखे थे पब्लिक सेक्टर ने पहला। लेकिन इस चीज को, कोटा को खत्म कर दिया, मतलब रिजर्वेशन हटा दिया गया। आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आप बिजनेस करें, साथ में अनदर पर्सन भी करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है, जैसे बाटा, पहले बाटा ही था, बाटा के साथ साथ बहुत सारी कंपनियां आ गई, रिलैक्सो आ गया, भामास आ गया, ठीक है, पैरागॉन आ गया, एक्सेट्रा। ये सारे प्रिवेटाइजेशन का एक पहल है। बिल्कुल हाँ जी, मतलब इसने बोला कि क्यू को हटाओ, पी को लाओ। याद रखिए, क्यू फॉर कोटा को हटाया तो प्रिवेटाइजेशन आया। अगला जो आता है वो है पी फॉर परमिट। परमिट को हटाया तो ग्लोबलाइजेशन आया। परमिट, परमिट में बोला अगर आपको किसी भी देश में व्यापार करना है तो आपको सरकार से हर बार परमिट लेना पड़ेगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, दोनों का अलग अलग। बिल्कुल हाँ जी, हर बार सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी और परमिट भी कुछ ही लोगों को प्रदान किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, सबको परमिशन नहीं दी जाएगी। इसके तहत कई लोग ऐसे थे जो इंडस्ट्री लगाना ही नहीं चाहते थे। वो जो जानते थे इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया के जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत चीप हैं, उनकी क्वालिटी चीप है और प्राइस बहुत ज्यादा है, जिसके कारण भी वो बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हो सकता है, इसलिए मुझे इंडस्ट्री लगानी ही नहीं चाहिए, कई लोगों ने ये समझा। इसके कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1991 में इसको बंद कर दिया, ग्लोबलाइजेशन कर दिया कि आप अपनी मर्जी से किसी भी देश में व्यापार कर सकते हैं, बस उसमें वन टाइम आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर करना पड़ेगा, बस इसके सिवा और कोई काम नहीं करना। तो आपको यहां तक समझ में आया होगा, आई होप, उम्मीद है समझ में तो आया ही होगा कि भैया एल लाइसेंस की जगह पर लिबरलाइजेशन आ गया, क्यू कोटा की जगह पर प्रिवेटाइजेशन आ गया और पी परमिट की जगह पर ग्लोबलाइजेशन आ गया। इसी को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 कहा गया। बिल्कुल हाँ जी, यही तीन चीजें नई आ गई इन तीन पुरानी के बदले। बिल्कुल हाँ, अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है लिबरलाइजेशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज इस वीडियो में। लिबरलाइजेशन, जिसका मतलब ही है लाइसेंस फ्री इंडस्ट्री। बिल्कुल हाँ जी, लाइसेंस फ्री कर देना, जिसमें अब आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है कुछ इंडस्ट्रियों को छोड़कर। बिल्कुल हाँ जी, पब्लिक सेक्टर ने पहले आपके ऊपर कमांड लगा रखी थी कि हर हालत में आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। मतलब आपको कहीं जाना आना है ना तो अपने घर वालों से पूछना पड़ेगा कि यहाँ जाए वहां जाए। जैसे आप कभी टूर पर जाओ अपने घर वालों के साथ में, तो वहां पर क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन होते हैं, यहाँ नहीं जाना, ये कर नहीं करना, वो नहीं करना। वो चीजें उस समय गवर्नमेंट ने अपराइट करी थी। और जब आप बड़े हो जाते हैं तो घर वाले अपने घर, हम अपनी जगह। तो मतलब क्या, लिबराइजेशन, मस्त मौला आदमी, कहीं भी घूमो, कहीं भी पहुंचो, कोई दिक्कत नहीं है। वही चीज यहाँ पर था। अब इसमें कुछ रिफॉर्म दिए गए, इकोनॉमिक रिफॉर्म अंडर लिबराइजेशन। लिबराइजेशन के अंदर कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म, जो पहला रिफॉर्म्स है, जो ये आप पांच देख रहे हैं, ये है आपका इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। बिल्कुल है जी, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स।
बिल्कुल हाँ। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म में बोलता है कि इंडस्ट्री को भी यहाँ सुधारा गया, रिफॉर्म किया गया। जैसे कि मैंने बताया, पहले जो इंडस्ट्री थी वो पूरी की पूरी पब्लिक सेक्टर के पास थी, यहाँ पर हटा दिया गया। देखते हैं कैसे, आइए। यहाँ बोला गया एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। बिल्कुल हाँ जी। अब यहाँ पर आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 इंडस्ट्री को छोड़कर। बिल्कुल हाँ, दोबारा बोलता हूं, अब आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 इंडस्ट्री को छोड़कर। मतलब 5 इंडस्ट्रियां ऐसी थी जिनमें आज भी आपको लाइसेंस लेने की जरूरत है, बाकी और किसी में नहीं है। जैसे कि लिक्विड, सिगरेट, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस, केमिकल, एक्सेट्रा। ये 5 ऐसे हैं जिनमें आपको हर हालत में लाइसेंस लेना पड़ेगा। बिल्कुल हाँ जी। सिगरेट बनाना और सिगरेट को प्रोड्यूस करना या बेचना, उसके लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। मतलब इंडस्ट्री की बात हो रही है यहाँ पर, बिजनेस की बात नहीं है। इंडस्ट्री का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना। तो सेम टू सेम यहाँ वही चीज बताई जाएगी। अगर आपको सिगरेट बनाना है तो आपको इंडस्ट्री का लाइसेंस लेना पड़ेगा। बिल्कुल हाँ जी। दूसरा लिक्विड, इट मीन्स दारू शराब। बिल्कुल हाँ जी, बियर शियर। अगर इसका आपको इंडस्ट्री ओपन करनी है तो इसके लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। बिल्कुल हाँ जी। दारू प्लस सिगरेट मतलब मोमबत्ती मतलब अगरबत्ती, इनका तो लेना ही पड़ेगा। साथ में एटॉमिक एनर्जी का भी अगर आप इंडस्ट्री कर रहे हैं, चाहे वो पब्लिक हो चाहे कोई भी हो, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। केमिकल का भी बिल्कुल हाँ जी। और ये चीज आपके पास थे जिसका हर हालत में आपको लाइसेंस लेने। लेकिन हाँ, अनदर कोई भी आप इंडस्ट्री खोल रहे हैं तो आपको लाइसेंस नहीं लेना है। आपने कपड़े की इंडस्ट्री खोली है, कपड़ा गारमेंट बनाने की इंडस्ट्री खोली है, तो आपको लाइसेंस नहीं लेना होता, सिर्फ और सिर्फ जीएसटी नंबर या टी नंबर लेना होता है, जो कि आपका टैक्सेशन नंबर होता है टैक्स देने के लिए। अगर आप शूज बनाने की इंडस्ट्री खोल रहे हैं, अगर आप जैकेट बनाने की इंडस्ट्री खोल रहे हैं, अगर पेन बनाने की इंडस्ट्री खोल रहे हैं, तो आपको उन सब का कोई लाइसेंस नहीं लेना होता है। उन सब की इंडस्ट्री लेनी, सॉरी, उन सब का आपको जीएसटी या टी नंबर लेना होता है, लाइसेंस नहीं लेना होता है। बिल्कुल हाँ जी। तो उसके बाद में दूसरा पॉइंट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। बिल्कुल हाँ जी। पब्लिक सेक्टर को कम कर देना। बिल्कुल हाँ जी। जैसे कि हमने पढ़ा है कि पब्लिक सेक्टर 17 से 8 कर दी गई, 8 से थोड़ी और कम कर दी गई है। पब्लिक सेक्टर का बहुत ज्यादा दबाव कम हो गया है, जिससे प्राइवेट सेक्टर को एक बार फिर मौका मिल गया है अपनी इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने का, जो कि लिबरलाइजेशन के तहत। बिल्कुल हाँ जी। पब्लिक सेक्टर थी, इससे क्या था, डेवलपमेंट होने के चांसेस बहुत कम थे, क्योंकि पब्लिक सेक्टर अपने हिसाब से काम कर रही थी। और प्राइवेटाइजेशन के आने से या लिबरलाइजेशन के होने से जाहिर सी बात है वो अपने हिसाब से काम करेगी। अगला पॉइंट है डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया। प्रोडक्शन एरिया में दोबारा रिजर्वेशन करना। प्रोडक्शन एरिया में दोबारा रिजर्वेशन करने का मतलब है कि लिबरलाइजेशन के तहत डिसइन्वेस्टमेंट करवाया गया। बिल्कुल नहीं। जहां पब्लिक सेक्टर पूरी तरह से फेल होती नजर आई, वहां पर दोबारा इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने के लिए, इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बिल्कुल हाँ जी, प्राइवेट को बुलाया गया और प्राइवेट से बिना लाइसेंस के तहत आपसे इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करवाकर रिजर्वेशन करवाया गया, कोटा हटाकर नॉर्मल तरीके से। बिल्कुल हाँ। इसके बाद में आता है एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। बिल्कुल हाँ जी। जायज ही बात है, जब लाइसेंस फ्री हो गया, मतलब समझाता हूं, मतलब ये है जब घर वालों के साथ जा रहे हैं तो रिस्ट्रिक्शन लगे हैं। वही चीज अभी जो एग्जांपल दिया था, जब आप घर वालों के साथ जा रहे हैं तो रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं कि आपको यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, ऐसे नहीं बैठना, ऐसे नहीं खाना, ऐसे नहीं बोलना। और जब आप अपने घर वालों के बिना अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में घूमने गए हैं कहीं पर भी, यानी सिटी, कहीं किसी भी राज्य में घूमने गए हैं, तो आपको वहां पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपकी कैपेसिटी वहां पर बढ़ जाती है। आप वहां पर अपनी मर्जी से रात के 2 बजे तक 3 बजे तक आउटिंग करते हो, नाइट आउटिंग करते हो और दिन में सोते हो, ये अपनी मर्जी से चलता है। सेम टू सेम यही चीज यहाँ पर है। जब लाइसेंस हट चुका है, याद रखिएगा, लाइसेंस रिमूव हो चुका है, तो जितनी भी इंडस्ट्रियां हैं उन्होंने भी अपने प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ा ली। जो पहले सिर्फ 100 करते थे, उन्हें डर था कि अगर मैं 101 102 प्रोडक्शन करूंगा तो मुझे दोबारा लाइसेंस देना पड़ेगा, तो उसको उन्होंने हटा दिया था। तो उन्हें रियलाइज हुआ कि अब हम जितना मर्जी प्रोडक्शन कर सकते हैं। बिल्कुल हाँ जी, अपनी इच्छा के अनुसार
जितना मर्जी प्रोडक्शन कर सकते हैं, 1 करें, 100 करें या 1000 करें, एक ही लाइसेंस पर अनगिनत। बिल्कुल हाँ जी, इसी को बोला गया भैया एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। बिल्कुल हाँ जी, जब खाना खाने बैठते हैं तो वहां पर आपको टोका टाकी नहीं की जाती है, बार बार नहीं रोका जाता है। क्यों? क्योंकि आपका एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी हो गया है, आप अपनी मर्जी से जितना मर्जी खा सकते हैं। बिल्कुल हाँ। अगला जो पॉइंट है जिसका नाम है फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। लाइसेंस के हटने से हमें बहुत फायदा हुआ। बिल्कुल हाँ जी, ध्यान सुनिएगा, लाइसेंस के हटने से हमें इंपोर्ट कैपिटल गुड्स मिल गए, जिससे कि हमें नई टेक्नोलॉजी मिलकर हमने प्रोडक्शन को बढ़ाना शुरू कर दिया। बिल्कुल हाँ जी, इंपोर्ट इट मीन्स वहां से हमने मंगाना शुरू कर दिया, ज्यादा से ज्यादा हमने कैपिटल गुड्स मंगाए ताकि हम प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा कर सकें लिबरलाइजेशन के तहत। ये लिबरलाइजेशन ही है जिसने सभी को एक नई जिंदगी के साथ में जोड़ रखा है। फॉर एग्जाम्पल, आप जितने भी एंड्रॉयड फोन चलाते हैं, कंप्यूटर का यूटिलाइज करते हैं, बिल्कुल हाँ जी, नई नई टेक्नोलॉजी का यूटिलाइज कर रहे हैं, वो सब इन्हीं 3 पॉलिसी के तहत है। इन्हीं 3 पॉलिसी ने हम सबको वो जोड़ रखा है। इसी के तहत ये पॉइंट है कि क्या इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, बिल्कुल हाँ जी, कैपिटल गुड्स इजिली हमने इंपोर्ट कर लिए और प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, जिससे कि हमारी कैपेसिटी भी बढ़ गई, प्रोडक्शन एरिया भी बढ़ गया, पब्लिक सेक्टर का कंस्ट्रक्शन हो गया और इंडस्ट्री लाइसेंसिंग खत्म हो गई। ये चीज था इसमें इंडस्ट्री में। अब चलते हैं इसी के बाद में दूसरा पॉइंट जिसका नाम है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। बिल्कुल हाँ जी, लिबरलाइजेशन के आने से फाइनेंशियल सेक्टर पर क्या इफेक्ट आया। बिल्कुल हाँ जी, चलिए, फाइनेंशियल सेक्टर को भी सुधार किया गया, रिफॉर्म किया गया। कैसे? जो पहले आरबीआई बैंक के पास में सिर्फ इक्का दुक्का कमर्शियल बैंक थे, जैसे एसबीआई या पीएनबी थे, और आरबीआई रेगुलेट करती थी, ध्यान सुनिएगा, रेगुलेट करती थी, वो बताती थी ये काम करना, ये नहीं करना, मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ में काम कराती थी। जब लिबरलाइजेशन आई तो उसने अपने चलने का तरीका बदल दिया। अपने चलने का तरीका का मतलब है वो अब उसने रेगुलेट की जगह में फैसिलिटेट कर दिया, मतलब फैसिलिटीज कर दी। बिल्कुल हाँ जी, फॉर एग्जांपल है, जब आपके पास कुछ नहीं होता और किसी के यहाँ पर जाते हैं तो आपको उनके सामने रूल्स रेगुलेशन बताए जाते हैं, भैया बैठो, अब पानी वानी आएगा, टेंशन में लीजिए आप, ठीक है। वही चीज जब आपके पास पावर आ जाती है, पैसा आ जाता है, तो जाहिर सी बात है सामने वाला बंदा फैसिलिटीज आपके सामने रिप्रेजेंट कर देता है कि भैया आए हैं बहुत दूर से, भैया किससे आए हैं, 4 व्हीलर से आए हैं, अरे उतरे हैं, चलो भैया पानी वानी फट से पूछ, देर हो जाएगी तो भैया नाराज हो जाएंगे। पावर, बिल्कुल हाँ जी, ध्यान सुनिएगा, पावर, पावर ही है जो आपको रिस्पेक्ट दिलवाती है और पावर ही है जो आपके रिस्पेक्ट को छीन भी लेती है। सेम चीज यही चीज है यहाँ पर। ये फाइनेंशियल रिफॉर्म जब हुआ तो लिबरलाइजेशन आया, तो लिबरलाइजेशन को के तहत आरबीआई को भी इंस्ट्रक्शन दिए गए कि भैया अब हमने इंडस्ट्री में जितनी ढील दी है उतना भी आप अपने फाइनेंशियल सेक्टर में ढील दीजिए। इससे आप रेगुलेट करना छोड़कर फैसिलिटेट पर आ जाइए, मतलब अब उन्हें इंस्ट्रक्शन देने बंद कर दीजिए, अब उन्हें आप प्रताड़ित करना बंद कर दीजिए। हाँ, मतलब अब आप उन्हें फैसिलिटीज दीजिए, अपनी मर्जी से ये अपना इंटरेस्ट ऑफ रेट सेलेक्ट कर सकें। हाँ, एक क्राइटेरिया बना दीजिए कि इससे कम या इससे ज्यादा ना हो, बाकी आप बीच में देख लीजिए। सेम टू सेम वही चीज आरबीआई ने करनी शुरू कर दी और इसके तहत कई सारी इंडस्ट्रियों को लोन भी प्रोवाइड करवाना शुरू करा। इसमें फिर इन्होंने 2 ही बैंक को छोड़कर अनदर बैंक भी शामिल करे, प्राइवेट बैंक भी शामिल होने शुरू कर दिए गए। पहले सिर्फ 2 ही बैंक थे, पंजाब नेशनल बैंक और एसबीआई। फिर धीरे धीरे बहुत सारे बैंक आए, जैसे एक्सिस बैंक, पटियाला बैंक, सर्व ग्रामीण बैंक, बिल्कुल हाँ जी, एचडीएफसी बैंक, बहुत सारे बैंक शामिल होते चले गए। इससे लिबरलाइजेशन को एक नई पहल मिल गई और एक नया फाइनेंशियल रिफॉर्म हुआ। ये तो था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट चलते हैं। थर्ड पॉइंट में बोलता है फिस्कल रिफॉर्म। बिल्कुल हाँ जी, नाम से पता चलता है फिस्कल रिफॉर्म। फिस्कल रिफॉर्म में 2 चीजें होती हैं, एक होता है भैया डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। बिल्कुल हाँ जी, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसमें आप जिसके ऊपर जो टैक्स लगा है उसको ही वो देना है, मतलब जिसके ऊपर जो बर्डन है उसी को वो बर्डन काम करना है। जैसे कि आपको जो काम दिया गया है कि आप 12th क्लास में है तो आपको ही वो क्लियर अपनी 12th क्लास पास करनी है, आपके बदले कोई और
पास नहीं करेगा। तो वही चीज आपकी डायरेक्ट टैक्स में आती है। फॉर एग्जाम्पल इनकम एंड वेल्थ पर जो टैक्स लगता है वो चीज आपकी डायरेक्ट टैक्स होती है। जैसे आप जितना कमा रहे हैं उसके ऊपर जितना भी टैक्स देना है वो आपको ही देना है, क्योंकि आप ही कमा रहे हैं, आप किसी के बदले नहीं कमा रहे हैं या आपके बदले कोई और नहीं अर्निंग कर रहा है, याद रखिएगा। दूसरा आता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स एज लाइक ऑफ जीएसटी, बिल्कुल हाँ जी, लगता मतलब बर्डन किसी पर होता है और देना किसी को होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में शामिल किया जाता है। लिबरलाइजेशन के आने से टैक्स को भी डिवाइड कर दिया गया, टैरिफ पॉलिसी को भी डिवाइड कर दिया गया, यहाँ पर ये चीज रखी गई। इसके बाद में जो अगला पॉइंट है वो है एक्सटर्नल रिफॉर्म। कुछ बाहरी रिफॉर्म भी किए गए, बिल्कुल हाँ जी, कुछ बाहरी रिफॉर्म भी किए गए जिससे कि इकोनॉमी पर बर्डन कम हो सके। बिल्कुल हाँ, बर्डन कम होने के लिए हमने कई बार कोशिश करी कि हम अपनी इकोनॉमी को बार बार रिफॉर्म करते चले, जिसमें एक्सटर्नल रिफॉर्म बताता है कि हमने यहाँ पर अपनी टैरिफ पॉलिसी को रिमूव करा, यहाँ पर हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर को बहुत बेहतरीन तरीके से करना शुरू कर दिया है। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर हमारे यहाँ पर टैरिफ था या रिस्ट्रिक्शन था उसको हमने यहाँ पर हटा दिया, टैरिफ पॉलिसी हटा दी, रिस्ट्रिक्शन हटा दिया और इजीली से हमने बाहर से लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए मोटिवेट किया और हमारे इंडिया में बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी करना शुरू कर दिया। ये एक्सटर्नल रिफॉर्म था। ये जो पूरा टॉपिक है ये न्यू इकोनॉमी पॉलिसी का लिबरलाइजेशन है। दोबारा एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। इकोनॉमिक पॉलिसी जो है ये 1991 को स्टार्ट हुई थी और उस समय जिनकी सरकार थी पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। इकोनॉमी पॉलिसी को लाने वाले 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, बिल्कुल हाँ जी, उस समय के वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, याद रखिएगा। इसके बाद में हम स्टेबलाइजेशन मेजर और स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स के बारे में पढ़े। स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म मेजर में बोलता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी कंट्रोल किया गया, साथ में स्ट्रक्चर रिफॉर्म में बोला गया नई अपॉर्चुनिटी दी गई, याद रखिएगा। उसके बाद में आता है एलिमेंट ऑफ न्यू इकोनॉमी पॉलिसी। एलिमेंट ऑफ न्यू इकोनॉमी पॉलिसी लिबरलाइजेशन, प्रिवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन है। लिबरलाइजेशन बोलता है कि लाइसेंस के बदले में आया हूं, याद रखिएगा, लाइसेंस को रिमूव करा, लिबरलाइजेशन आ गया है। कोटा को रिमूव करा, प्रिवेटाइजेशन आ गया है। और परमिट को रिमूव करा है तब ग्लोबलाइजेशन आया है, बिल्कुल हाँ जी, किसी ना किसी को रिमूव करके तब कोई नई चीज आती है, ये चीज हुआ। इसके बाद में हमने जो टॉपिक स्टार्ट करा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में इकोनॉमिक रिफॉर्म में सबसे पहला जो पॉइंट हमने पढ़ा वो है इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म में एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस, बिल्कुल हाँ जी, लाइसेंस को कम कर दिया, कई सारी इंडस्ट्रियों में से लाइसेंस हटा दिया गया। 5 इंडस्ट्री ऐसी थी जिसमें लाइसेंस लेना पड़ेगा, बिल्कुल हाँ। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर को रिमूव कर दिया गया, बिल्कुल हाँ जी, पब्लिक सेक्टर को बहुत कम कर दिया गया। मान लीजिए 18 इंडस्ट्री थी तो 18 में से 12 रह गई, 12 से भी और कम करके 5 या 6 इंडस्ट्री या 7 इंडस्ट्री ऐसी थी जिसमें पब्लिक का हाथ था, बाकी सारी इंडस्ट्रियां बची हुई 12-15 सारी की सारी प्राइवेट को दे दी गई। इसके बाद में डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया, बिल्कुल हाँ जी, प्रोडक्शन एरिया को रिजर्व कर दिया गया दोबारा कि ये पब्लिक सेक्टर काम करेगी। उसके साथ में प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा दी गई, बिल्कुल हाँ जी। लिबरलाइजेशन के आने से लाइसेंस हट गया, जब लाइसेंस हटा तो सभी इंडस्ट्रियां अपने मन मुताबिक प्रोडक्शन करने लगी और जब मन मुताबिक प्रोडक्शन होने लगा तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन की कैपेसिटी भी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉफिट भी चाहिए था, याद रखिएगा, इंडस्ट्री को प्रॉफिट चाहिए था और प्रॉफिट तभी उन्हें मिलता जब वो प्रोडक्शन ज्यादा करते, तो इन्होंने प्रोडक्शन ज्यादा करने लगा। फिर इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, बिल्कुल हाँ जी, लिबरलाइजेशन के आने से इजीली से बिना किसी दिक्कत के इंपोर्ट कैपिटल गुड्स होगा और कैपिटल गुड्स वही गुड्स होते हैं जो किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं अर्निंग फॉर मनी के लिए, वो इजीली होने लगा। फिर आता है फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल रिफॉर्म में आरबीआई की अहम भूमिका को रखा गया। आरबीआई को रेगुलेट की जगह फैसिलिटेट का काम दिया गया, बिल्कुल हाँ जी, आर की जगह एफ को काम दिया गया कि अब आप रेगुलेट नहीं करेंगे, फैसिलिटीज दीजिए ताकि वो अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर सकें। जैसे पढ़ने के मामले में आपके ऊपर आते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि आप पढ़ रहे हैं, आपको ऊपर रेगुलेट किया जाए, फैसिलिटीज ना दी जाए तो आपके ऊपर बर्डन रहेगा, काम कम कर पाओगे, और साथ में फैसिलिटीज दी जाए तो आप काम को बहुत इजीली तरीके से कर सकोगे। कोई चीज यहाँ दी गई। फिर आया फिस्कल रिफॉर्म, बिल्कुल हाँ जी,
लिबरलाइजेशन के आने से फिस्कल रिफॉर्म पर भी इफेक्ट आया, जिसमें आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दिया गया। बिल्कुल हाँ जी, इनकम एंड वेल्थ डायरेक्ट टैक्स है और आपका जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स में शामिल किया गया। फिर आया एक्सटर्नल रिफॉर्म सेक्टर। बिल्कुल हाँ जी, इसमें बताया गया फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग तैयार थे, विदेशों से हमने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, मॉनेटरी पॉलिसी को अपना मजबूत करना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ पर जो इंडस्ट्री थी ज्यादा से ज्यादा लोग आने से लगे और इन्वेस्टमेंट करने लगे। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आई थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।